नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। ये वन शॉट होने वाला है। इसमें हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे मात्र कुछ मिनट के अंदर। ठीक है, 30 to 35 मिनट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर ये है कि ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी चैप्टर का डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 3 से 4 घंटे देने होंगे। और एसिड बेसिस वाला ये चैप्टर क्लास 10th साइंस का जो है, इसके लिए कम से कम 3 से 4 घंटे अगर आपको पूरा चैप्टर डिटेल्स में पढ़ना है तो उतना टाइम लगेगा। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि 2 तारीख को हमारा पेपर है। 2 तारीख को पेपर है, इस वजह से हम लोग ये रिवीजन वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपको चैप्टर 2 जो एसिड बेसिस है एंड सॉल्ट है, इसका पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। रिवीजन के लिए ये वीडियो होने वाला है। दूसरा, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल है। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आपने पूरा चैप्टर बहुत पहले पढ़ा होगा, मतलब एसिड बेस जब इस सेकंड चैप्टर है, तो जब आपने ईयर स्टार्ट किया होगा तब पढ़ा होगा। अब एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन चाहिए। रिवीजन जब आप बुक खोल के करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इस वीडियो से आप उन चीज़ों को जल्दी से समझ सकते हो, मतलब इजीली आप समझ सकते हो कि पूरे चैप्टर में क्या था। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। और आप पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले पहले बात करते हैं हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो छोटे छोटे मोटे मतलब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, एसिड में और बेस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, जबकि इसका बिटर होता है। सोर मतलब खट्टा होता है, एसिड थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। बेस कैसा होता है, कड़वा होता है। ये ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है एसिड, जबकि बेस जो होता है वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया। देखो, ये दोनों जो हो गए ना आपके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, और ये कौन से होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने HCl को अपने हाथ में डाल दिया तो आपका हाथ जल जाएगा, पर HNO3 को नहीं डालने से कुछ नहीं होता। जैसे आप लोग संतरा खाते हो, नींबू खाते हो, उन सब में भी एसिड होता है, बट वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, बट आपने HCl को अगर पी लिया तो आपका पूरा जहाँ तक पियोगे जब तक खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बेस की बात करें तो NaOH KOH बेस होता है, CaOH2 बेस होता है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विनेगर जो होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो ये भी आ जाता है कभी कभी। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, देख लो एक बार। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है। ये दोनों सेम से ही हैं, ऑरेंज और लेमन। टर्मरिड यानी हल्दी में जो टेट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और कर्ड यानी दूध दही वाले जो दूध वाले सब्सटेंसेस होते हैं जितने भी बनते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और आंट और निटल स्टिंग यानी जो चींटी होती है और मधुमक्खी होती है, जब वो काटती है तो उसके अंदर भी एसिड होता है, तो उसके अंदर मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक तरह से एसिड या बेस को पहचानने के लिए एक सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, एक ओलाफैक्टरी इंडिकेटर भी होता है। तो ये अलग अलग तरह के इंडिकेटर हैं जो इस बात का पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। लिटमस सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन बना दिया, उससे हमें क्या पता करना है कि ये जो चीज़ है, जो पर्टिकुलर चीज़ है, वो एसिड है या बेस है। तो वो हमें किससे पता चल जाएगा, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, जैसे जो रेड कैबिज हो गया या फिर जो कलर्ड पिटल हो गया, ये सब किसके लिए होते हैं, ये टर्मरिक हो गया, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये पता लगाने के लिए होते हैं, ये इंडिकेटर है। ठीक है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो स्मेल होती है ना, स्मेल के द्वारा, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है कि एसिड और बेसिस का पता लगाया जाएगा उनकी स्मेल के द्वारा। स्मेल कौन सी चेंज हो रही है, क्या क्या स्मेल है, उसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा इंडिकेटर है। ऑल फैक्टरी स्मेल पे वर्क करता है, ये सब कलर और चीज़ों पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो आगे जब हम देखेंगे तो ये कुछ इंडिकेटर हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। देखो, एक होता है ब्लू
इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और हम लेते हैं रेड कलर, बहुत दिन हो गए। ठीक है, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड। जो ब्लू लिटमस होता है वो कलर जो चेंज करता है, एसिड को रेड में चेंज कर देता है। बट आप ब्लू लिटमस लिया आपने, उसमें बेस डाल दिया तो कोई चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस लिया तो एसिड को कोई चेंज नहीं करेगा, बट ब्लू ये बेस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। टर्मरिक होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब एसिड डाला टर्मरिक में अगर आपने तो कोई चेंज नहीं होगा, बट आपने उसमें बेस डाल दिया तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने मेथनोइक मिथाइल ऑरेंज जो है, ये भी एक इंडिकेटर है। इसमें अगर आपने एसिड डाला तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने बेस डाला तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। आपने उसमें एसिड डाला तब भी कोई कलर नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट आपने अगर उसमें बेस डाल दिया तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर्स के नाम है, कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं वो भी पता चल गया। आगे आगे हमसे क्या बोल रहा है कि एक होता है, देखो डाइल्यूशन होता है, एक होता है कंसंट्रेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा जान लो। देखो, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है ओरिजिनल फॉर्म, और इसको हम बोल सकते हैं डाइल्यूट मतलब मिक्सचर। यानी कहने का मतलब सादा सिंपल ये है कि कंसंट्रेशन का मतलब कोई भी एसिड है वो कंसंट्रेशन अगर हम उसको कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं तो इसका मतलब उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, सिर्फ एसिड ही एसिड है, पूरा का पूरा एसिड होगा। ठीक है, बट अगर आपने उसमें डाइल्यूट बोला, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, एसिड तो है पर उसके साथ हमने कुछ और मिक्स किया जो उसको डाइल्यूट कर दिया, एसिड के साथ मिला दिया कुछ और, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन भी बोलते हैं और डाइल्यूट एसिड भी बोलते हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब हमने उसमें कुछ मिला दिया हो, बेसिकली हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मिला देते हैं। ठीक है, वाटर मिलाते हैं एसिड के अंदर तो वो डाइल्यूट हो जाता है। कंसंट्रेटेड मतलब कोई भी हमने वाटर मिलाया ही नहीं है, जो उसका ओरिजिनल एसिड है वही एसिड है। मतलब जो H2SO4 है तो वो कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि H2SO4 में एक भी मॉलिक्यूल वाटर के नहीं है, सारा का सारा H2SO4 ही है। बट जब हम उसमें एसिड में वाटर मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्यों, इससे होता क्या है, इससे जो एसिड की कैपेबिलिटी है, जो एक तरह से उसकी पावर है वो छिन जाती है। जैसे हम पानी में मिलाते चले जाते हैं उसकी पावर छिन जाती है। जैसे आपने HCl अपने हाथ में डाला एकदम कंसंट्रेटेड तो आपका हाथ जल जाएगा, बट आपने उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, फिर उसको अपने हाथ पे डालोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो डाइल्यूशन का कमाल है। हाँ, आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है आगे। आगे ये बोलना चाह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जब हम इसकी बात करते हैं तो बात करते हैं कि एसिड को अगर हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे HCl हमारा एसिड है, Zn हमारा बेस है, और सॉरी मेटल है। जब हमने इस दोनों की रिएक्शन करवाई तो ZnCl2 बन गया और H2 गैस रिलीज हो गई। ऐसे ही अगर हमने HNO3 लिया, Zn की रिएक्शन करवाई तो ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एसिड का अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एक होता है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को पता करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर से कोई गैस निकल रही है तो हम उसके पास क्या रख देते हैं, कैंडल रख देते हैं जलती हुई कैंडल रखने से क्या होता है कि अगर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी तो वो पॉप साउंड करेगी। कैसे साउंड करेगी, पॉप साउंड करेगी। अगर हाइड्रोजन गैस होगी और नहीं होगी तो कोई साउंड नहीं देगी। ठीक है, तो कैंडल्स का क्या कमाल होता है कि जो ये कैंडल है, ठीक है, बर्नर में से जो गैस निकलती है वो कैंडल के पास जाती है जो उसके अंदर बर्निंग कैंडल है, और वो पॉप साउंड देती है, तो हाइड्रोजन गैस है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अगर हम बेस की बात करें, बेस मेटल से रिएक्ट करके भी क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, जैसे NaOH है, NaOH क्या है, बेस है। जब हमने इसके साथ रिएक्शन किसकी करवाई, मेटल की, तो क्या बन गया Na2ZnO2। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और H2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये। हाँ, इसमें एक नोट ये है कि कुछ रिएक्शन नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल, मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक। इसका मतलब ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जैसे रिएक्टिविटी जो होती है ना मेटल की, उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर मेटल बहुत कम रिएक्टिव है तो वो कभी कभी एसिड के साथ रिएक्ट भी नहीं करता। ठीक है, तो वो मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड भी करता है। आगे हम बात करें तो अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाय कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हमने मेटल कार्बोनेट लिया Na2CO3,
HCl की रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाता है NaCl, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर निकल जाता है। अगर हम इसी के साथ अगर हम ऐसे बोलें कि मेटल बाई कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, तो भी NaCl बनेगा यानी सॉल्ट बनेगी, CO2 बाहर निकल जाएगी गैस और H2O वाटर अलग निकल जाएगा। ठीक है, ये NaCl किस में एक तरह से नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा, NaCl यानी सॉल्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, देखो लाइम वाटर टेस्ट का कुछ ज़्यादा सिंपल सा फंडा है कि जब हमारे पास लाइम वाटर होगा, लाइम वाटर का मतलब ये है कि CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम लाइम वाटर से CO2 को पास करवाते हैं तो वो वाइट प्रेसिपिटेट देता है जो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O अलग निकल जाता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में इसमें से पानी CaCO, देखो ये हमने लाइम वाटर लिया उसमें से CO2 पास करवाई, ये बन गया वाइट प्रेसिपिटेट। अगर हम फिर भी नहीं रुके, फिर भी उसके अंदर से हम CO2 पास करवा रहे हैं तो सॉल्यूबल ये जो हमारा बाद में प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CaHCO3 का होल ट्वाइस जो कि सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। तो ये बाद में मिलके वाटर में ही सॉल्यूबल हो जाएगा, पूरा घुल मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। बट अगर हमने कम अमाउंट में करवाई तो वो CaCO3 बन के खत्म हो जाएगा काम। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है थोड़ा सा समझ लो कि हमने क्या किया, एसिड लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी बेस से। जब हमने एसिड की रिएक्शन करवाई बेस से तो हमारे पास बनता है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सादा सिंपल सी बात है कि सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जो हमने एसिड लिया और बेस लिया, अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिड और बेस, मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब हम pH की बात करते हैं ना, pH देखा होगा आपने, तो ये 7 होता है, ये 0 होता है, ये 14 होता है। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों बीच में आ जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट हर केस में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो क्योंकि अगर मान लो हमारा pH, थोड़ा pH स्केल देख लो, ये है देखो, ये 7 है, ये 0 है और ये 14 है। अगर मान लो हमने एसिड तो लिया 0 वाला और बेस लिया 8 वाला। ठीक है, हमने 0 प्लस 8 का जब रिएक्शन करवाया तो ये तो कम बेस है, मतलब ये बहुत बहुत वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। सेम इसका अपोजिट अगर हम कह दें कि अगर एसिड यहाँ पे था और बेस यहाँ पे था, तो जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों जो हमारे एसिड और बेस हैं उनकी जो एक तरह से पावर है वो सेम है, या pH जो उसकी वैल्यू है वो बराबर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है, वीक है तो वीक है। अगर हम रिएक्शन करवाएं मेटल ऑक्साइड की एसिड के अंदर, मेटल ऑक्साइड यानी XO, X क्या है मेटल, O क्या है ऑक्सीजन, तो क्या होता है, अगर हमने मेटल ऑक्साइड लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड लिया, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो हमारा कॉपर क्लोराइड बन जाता है और H2O बाहर निकल जाता है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है। ये कॉपर क्लोराइड जो है ना, जो ऊपर बना है, इसका जो कलर होता है वो ये देखो, ये रहा, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ CuCl2। जो CuCl2 बना है उसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन। बट सिर्फ इसी में होता है ना, अगर कोई और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करवाएंगे तो ये ब्लू ग्रीन कलर नहीं देगा। अगर मेटल ऑक्साइड की हम बात करें, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग। देखो मेटल ऑक्साइड की जब हमने बात करी ना, देखो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। अगर हम इसको और इसको सिर्फ इतनी रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन कॉमन नहीं है थोड़ी सी, जो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं कि बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये थोड़ी थोड़ी रिएक्शन सेम है ना। तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती है ना, तो इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेस की तरह वर्क कर रही है। ऐसे ही जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसा बिहेव करती है, वो एसिड की तरह बिहेव करती है। कैसा बिहेव करती है, एसिड, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने जब CO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो सॉल्ट बना CaCO3 और वाटर बाहर निकल गया। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, एसिड की तरह। ये किसकी तरह वर्क कर रहा था यहाँ पे, बेस की तरह। ठीक है, तो इसी वजह से इनके दोनों के नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड और इसको क्या बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड।
कहाँ गया, ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्टिंग बेस दे प्रोड्यूस वाटर वाटर, ठीक है, ये हमने बात कर लिया कि एसिडिक नेचर होता है। ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ये पॉइंट लिख लेना, ये एक नंबर में आ भी सकता है, ठीक है। क्यों करवाते हैं, इसका पीछे का रीज़न ये है कि जो एसिड होते हैं ना वो H+ आयन में टूटते हैं, और आयंस जो होते हैं वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसलिए जो जितने भी एसिड होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। अगर हम एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में बात करें तो क्या बनता है, देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, इससे आपके 2-3 कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, देखो ऐसी बात करने वाली, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। हमारे पास एक एसिड है, जब हम उस एसिड में क्या होता है H+ आयन होता है, और बेस में क्या होता है OH- आयन होता है। कितने भी एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, HCl ले लो, किस में टूटेगा H+Cl- में, ठीक है। तो हर एक में HCl होगा। अगर हम NaOH की बात करें तो OH होता है, Na अलग मेटल होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा बेस होता है। बेस के अंदर क्या होता है, ये OH- होता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी एसिड को वाटर में रिएक्ट करवाएंगे तो H+, ये किस में टूटेगा, देखो H+Cl- में। H2O किस में टूटेगा H+OH- में, ठीक है। देखो अब H+ और ये HCl, ये H इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन भी बना देता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ये जो HCl है ये पूरा H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। जबकि इसका उल्टा भी होता है, जब हम इसको एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो H+ आयन में टूटता है और OH- आयन में टूटता है, ठीक है। ये H+ आयन में, OH- आयन में। ये H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर सॉल्यूशन में जो हमारी एसिड है वो कैसे रिएक्ट करती है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस कैसा वर्क करेगा, देखो इसमें लिखा भी है कि H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो H+ एक्वस फॉर्म में एग्जिट करेगा या हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें बेस की, NaOH है, H2O डाला, तो ये OH, ये कैसा है OH- में टूटेगा ऑलवेज, ठीक है। एक मेटल अलग निकलेगा और OH- में टूट जाएगा, ठीक है। इसी को ये मतलब एक कॉमन चीज क्या है कि ये H+ आयन में टूटता है एसिड, और बेस OH- आयन में टूटता है, ये इतना याद रखना बस, ठीक है। और इससे जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ज़्यादा H+ आयन होंगे, जितना वीक एसिड होगा उतने कम वीक H+ आयन होंगे। ऐसे ही हम बेस की बात करें, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतने ज़्यादा आयन होंगे, कैसे OH- आयन होंगे, और जितना वीक बेस होगा उतने कम OH- आयन होंगे, ठीक है। 18 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आप लोग देख लेना। थोड़ा सा बता देता हूँ एल्कलीज क्या होते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं करते। जो बेस वाटर में डिजोल्व करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन एल्कलीज दे रखी है नीचे, इनकी लिस्ट है, आप देख लेना। एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है कि जो हम एसिड लेते हैं और वाटर को जो मिक्स करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर क्या है, मतलब एक तरह से गुड प्रोसीजर क्या है कि हम वाटर और एसिड को मिक्स करें। तो हम लोग कभी भी, इसमें लिखा भी है कि जो एसिड होता है ना, एसिड को वाटर में ड्रॉप, मतलब एक तरह से ऐसा बोलते हैं कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को एसिड में डालते हैं। वो एक ड्रॉप वाटर लिया एसिड में डाला, दूसरा ड्रॉप वाटर लिया एसिड में डाला, ना कि हम एसिड को वाटर में डालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में देखो एक दो चीज़ बता देता हूँ। एक ये pH है, स्केल है, ये 0 से लेके 14 तक, ये 7 हो गया, ठीक है। ये 0 से लेके 7 तक, यहाँ पे तुम जितना इधर की तरफ जाओगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और जितना तुम इधर की तरफ जाओगे उतना तुम्हारा बेसिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक कम होगा बेसिक बढ़ेगा, इधर एसिडिक बढ़ेगा बेसिक कम होगा, ठीक है। तो जितनी कम वैल्यू होगी pH की, 7 से जितनी कम हो, जितनी नीचे चली जाएगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी ज़्यादा 14 के करीब होगी उतना ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है। कैसे इसको हम कैसे नापते हैं, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है हमारा, pH स्केल। pH स्केल से हम क्या नापते हैं, किसी भी एसिड और बेस की जो H+ आयंस और OH-
आयन में टूटने की क्षमता यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस हम किससे नापते हैं? पीएच स्केल से नापते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या कितना वीक है। ठीक है, ये कुछ आपके लिखे हुए हैं कि डार्क पीएच का कलर कैसा होगा। अगर डार्क रेड कलर होगा तो हाईली एसिडिक होगा, ऑरेंज और येलो होगा तो एसिडिक होगा। ये पीएच का कलर है। जब आप पीएच पे कोई भी सब्सटेंस डालोगे, अगर ग्रीन कलर देता है तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, उसमें H+ आयन भी सेम होंगे और OH- भी आयन भी सेम होंगे। तो इसमें ज़्यादातर आता है कि रेड और ऑरेंज येलो ये तीनों सेम से ही कलर है, रेड सही है, ऑरेंज सही है। तो ऑरेंज कलर किस में होता है? एसिडिक में होता है। और ब्लू और वॉयलेट कलर किस में देता है? बेस में देता है। और ग्रीन कलर अगर आ जाए तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ज़्यादा H+ आयन्स में टूटेगा। मैंने ये बता ही दिया आपको कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज़्यादा H+ आयन में टूटेगा, जो वीक एसिड है वो कम H+ आयन्स में टूटेगा। सेम बेस के साथ होता है। कौन सा बेस ज़्यादा H+ OH- आयन देगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा। जो वीक होगा वो कम OH- आयन देगा। ठीक है, अगर हम सॉल्ट्स की बात कर लें, देखो क्या सॉल्ट्स होती हैं। हमने पोटेशियम सल्फेट की सॉल्ट ली, K2SO4 लिया, तो इसका क्या है? बेसिकली KOH हमारा KOH है और H2SO4 है बेस, और हमने एसिड मिलाया, क्या बन गई? सॉल्ट बन गई। कौन सा एसिड मिलाया? सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। इन दोनों को मिला के क्या बन गया? हमारा पोटेशियम सल्फेट। तो ये हमारी क्या है? सॉल्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें पीएच की, देखो इसमें एक ये पॉइंट और देख लेना कि जो NaCl है और Na2SO4 है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये सोडियम सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि NaCl और अगर KCl की बात करें तो वो क्लोराइड सॉल्ट है, वो क्लोरीन की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, देखो NaCl और Na2SO4 है, इन दोनों में Na कॉमन है तो सोडियम सॉल्ट की फैमिली हो गई। और अगर NaCl और KCl है तो Cl कॉमन हो गया, तो कौन सी फैमिली हो गई? क्लोरीन की फैमिली हो गई, क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली हो गई। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच का हमारा इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का यूज़ होता है। पीएच लेवल का जो एसिड रेन होती है, जो बरसात होती है ना, पहली बरसात जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारा एसिड मिला हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि जो इसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ चलो, कि जो पहली बार रेन वाटर होता है तो जो पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से जब बारिश पड़ती है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उस पॉल्यूशन के पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, एसिडिक रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो पीएच होता है वो 5.6 से नीचे होता है। ठीक है, ये एक्वेटिक एनिमल के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा हार्मफुल है। अगर पीएच हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर भी पीएच होता है। हमारा जो बॉडी फंक्शन, जो हमारा बॉडी है वो जो फंक्शन करता है वो 7 से लेके 7.8 पीएच तक। सर्वाइवल जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होता है वो 7 से 7.8 पीएच के लेवल तक होता है। टूथ डिके, जो हमारे दांत गल जाते हैं, जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं, वो भी किस वजह से होते हैं? उसमें भी पीएच का वर्क है। अगर जो जो हमें निटल स्टिंग यानी जो चींटी काटती है या फिर मधुमक्खी काटती है, उसमें भी पीएच का यूज़ है। ठीक है, तो यूजेज हैं, आप अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके एक एक पॉइंट पढ़ लेना। अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसा होगा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो जो वैल्यू आएगी वो एसिडिक नेचर की आएगी, तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। अगर बेस की वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट हमारा एक ही है, NaCl। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, वो हम खाने में यूज़ करते हैं। और एक ब्राउन कलर का ब्लैक काला वाला काला नमक भी बोलते हैं, जिसको ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, वो रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है, वो कौन सा सॉल्ट होता है? रॉक सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, वो कैसे बनता है? जैसे हम लोग जैसे कोयले को निकालते हैं ना माइन के अंदर से, वैसे ही ये जो रॉक सॉल्ट है ये भी निकलता है। ठीक है, और जो कॉमन सॉल्ट है हमारा ये वाला NaCl, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वॉशिंग सोडा में और ब्लीचिंग पाउडर में, इन तीनों को बनाने में यूज़ होता है। और बहुत सारे हमारे खाने वाने में तो यूज़ होता ही है, जो हम खाना डेली खाते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इसकी प्रिपरेशन कैसी है। इसको हम क्लोर एल्कली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरीन बनता है। ठीक है, क्लोरीन की वजह से इसको क्लोर एल्कली बोलते हैं। ठीक है, जो इसका
प्रिपरेशन का मेथड है। हम कैसे बनाते हैं, NaCl लिया, उसमें वाटर मिला दिया तो क्या होगा, ये H+ और OH- में टूटेगा, तो जो OH- है वो Na के साथ जुड़ जाएगा और Cl अलग निकल जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन होती है कैथोड और एनोड पे होती है, और जो हमारा बचा हुआ है वो नीचे जम जाता है। ठीक है, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है, वो आपने पढ़ा ही होगा, मैं इसको क्या ही डिस्कस करूंगा अभी, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एनोड पे बस बता देता हूँ कि एनोड पे H2 जो हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है वो एनोड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कैथोड की तरफ H2, और जो क्लोरीन होता है वो एनोड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ होता है ना वो नीचे की तरफ जम जाता है, जो हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखो सोप डिटर्जेंट में होता है, पेपर बनाने में, और फाइबर मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, और भी बहुत सारी जगह हैं जिसका ये यूज़ होता है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, देखो अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लिया, अब हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ये कैसे बनता है, देखो प्रिपरेशन कैसे होती है, हमने लिया CaOH2, ये यहाँ पर 2 लगाओ, और इसके साथ क्लोरीन इसमें से पास करवाते हैं तो CaOCl2 बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, POWDER, डी लगाना भूल गया तो कोई बात नहीं, इधर भी भूल गया। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर निकलता है। कैसे निकलता है, हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, CaOH2 का लिया, OH2 का होल ट्वाइस लिया और क्लोरीन उसमें से पास करवा दी। इसका यूज़ कहाँ होता है ब्लीचिंग पाउडर का, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, लॉन्ड्री यहाँ पे कपड़े वपड़े धुलते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है इसका। अगली अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो इसका कॉमन नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, हमने सॉल्ट लिया, जो हमारा कॉमन सॉल्ट था, उसमें हमने क्या मिलाया, वाटर मिला दिया, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला दिया, और उसमें हमने क्या बना दिया, अमोनिया भी मिला दिया। तो हमने जब ये 4 चीज़ें मिलाई तो अमोनियम क्लोराइड अलग बन जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग बन जाता है। ठीक है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो Na2CO3, इसका आगे यूज आएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अगर हम इसी को आगे हीट करते हैं NaHCO3 को, तो Na2CO3 बन जाता है और H2 और CO2 बाहर निकल जाता है, मतलब इसमें से H गायब हो जाता है हीट करने पे। उसका काम कहाँ है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आगे देखो, इसका यूज़ कहाँ होता है बेकिंग सोडा का, इसका यूज़ जो है केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, हाउस होल्ड में, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है। ये क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है। आगे देखते हैं, देखो ये रहा। अगर हम Na2CO3 जो हमारा बना था, यहाँ पे Na2CO3 बना था, ठीक है, इसको वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, Na2CO3 है, इसके साथ हम 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये Na2CO3.10H2O बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखो ग्लास में यूज़ होता है, सोप में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और भी इसको बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है, और जो वाटर की हार्डनेस है ना उसको रिमूव करने में भी किसका यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट का है हमारा, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको, देखो एक होता है हमारा जिप्सम, थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है। एक होता है जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, ये क्या होता है हमारा जिप्सम। इसको जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4.12H2O प्लस जो 2/3 कितना हो गया, 2 होता है ना, तो 1/2 बाहर निकल जाता है, मतलब इसको बोल सकते हैं 3/2 भी जो होता है हमारा H2O वो बाहर निकल जाता है। ये क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं, और ये क्या होता है, जिप्सम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है जिप्सम। तो अगर इस जो जिप्सम होता है वो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये कंटेन करता है। अगर हम बात करें CaSO4, ये क्या हो गया, जिप्सम हो गया। इसको हम जब 373 केल्विन, ये याद रखना 373 केल्विन पे जब हीट करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो कहाँ यूज़ होता है, ये फ्रैक्चरल बोन, जो हमारी हड्डी वड्डी टूट जाती है ना, तो उसमें भी यूज़ होता है। और अगर हम ये लिया हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें वाटर डाल दिया, तो ये वापस से CaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विद वाटर इट चेंज इनटू द जिप्सम।
ठीक है। इसका यूज़ कहाँ है? टॉय बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में और स्मूथ सरफेस बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर पूरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये हमने 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर लिया। आगे देखते हैं, अगर आपका क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन देख लेना। अगर मेरे पे टाइम मिलता है तो इसके आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। जो एक क्वेश्चन है इसका डिस्कशन कर लेंगे। बाकी पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम पेपर से 1 या 2 दिन पहले डिस्कस जरूर करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक नंबर के आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं कि ये बताओ 4 pH दे रखा है, 9 pH दे रखा है, इनमें से किसके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जितना कम pH की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा H+ आयन देगा। H+ आयन कौन देगा सबसे ज़्यादा? 4 देगा। बट अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता कौन OH- आयन ज़्यादा देगा, तो वो 9 देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और कोई अगर आपको क्वेरी हो तो कमेंट है ही आपके पास, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप जाके कमेंट भर दें। धन्यवाद।